Hello everyone, this is Kausal, founder of Workshopopedia. Today, today I will uh, today I will talk on the topic the on entrepreneurship. So let's first I would like to thanks to digital hashtag for inviting us, and also special thanks to Prabhat for inviting me for conducting this session. So I have divided this session into five parts. So first I will introduce myself. Then I will introduce. I will give you a brief introduction of entrepreneurship. What is entrepreneurship? Then I will tell you what are the basics of entrepreneurship. Then I will tell you the challenges of entrepreneurship, and also I will tell you the how we can take or start something in entrepreneurship. Okay, and at last you can ask your questions. So first I would like to introduce myself. I am Kausal Sahu. I am working in various startups. I have started my own Workshopedia, which works on extracurricular learning. On workshop, we provide workshops and mentors to the schools and colleges. And apart from that, I have also started in past. I have also started one more startup, that is yoursamadhan.com, which is a local online search portal for Gwalior only. Okay. So now the introduction of entrepreneurship. सो entrepreneurship की अगर हम जब बात करते हैं तो entrepreneurship में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अगर सपोज इफ यू आर अगर आप किसी एक चीज़ में स्पेशल हैं, लाइक कि अगर आप मैनेजमेंट में स्पेशल हैं, अगर आप किसी टेक्निकल में स्पेशल हैं, तो आप उस फील्ड में एक बहुत अच्छा हो सकते हैं. बट एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे करें. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को मैनेज कैसे कर रहे हैं. आप बिजनेस को मैनेज भी आपको करना है, और शुरू में स्टार्टिंग में आपको टेक्निकल भी आपको संभालना है, आपको प्रमोशन भी आपको संभालना है. तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. हाय प्रभात, अगर आप लोग मेरी आवाज़ भी आप लोग तक आ रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको देख लेंगे. तो अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आवाज़ मेरा सही आ रहा है या नहीं. ओके. सो अब जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में मैं लास्ट 3 to 4 ईयर से काम कर रहा हूँ. देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें बेसिक्स हैं कि एक स्टार्टअप सक्सेस होता है, और एक स्टार्टअप जो कि स्टार्ट अच्छा होता है बट वो आगे चल नहीं पाता. और उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं गलती फाउंडर्स की भी रहती है, कहीं ना कहीं गलती टीम्स की भी रहती है, कहीं ना कहीं गलती रहती है कि हम जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हम उस लेवल का नहीं सोच पाते, और या उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. तो जब हम बात करते हैं स्टार्टअप की कि स्टार्टअप करना कैसे है, स्टार्टअप में जाना क्यों है, फर्स्ट बात आती है कि स्टार्टअप में जाना क्यों है. तो जब स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो स्टार्टअप आजकल एक फैशन की तरह लोग लेते हैं कि नहीं, कि मेरे नाम के आगे फाउंडर लगा है तो मैं एक बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूँ. बट ऐसा नहीं है. अगर आपको स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप करना है या जाना है तो आपको देखना होगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं. अगर आपका इंटरेस्ट, मान लीजिए कि आपको किसी अलग फील्ड में, आपको कहीं जॉब फील्ड में, आपको किसी अदर फील्ड में जाना है, बट आप स्टार्टअप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मुझे नेम मिले, मुझे फेम मिले, तो इस तरीके से ये फिर आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो अगर आप स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो आपको देखना होगा कि आप स्टार्टअप को कर क्यों, आपका मोटिव क्या है. इन वर्कशॉपोपीडिया हम लोगों ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि रूरल और जो Tier 2 Tier 3 सिटीज हैं, इनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोगों के पास एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, बट
जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में हम लोग लैग कर जाते हैं, तो हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन वर्कशॉपीडिया से प्रोवाइड किया। इसी तरह आप लोगों को भी एक पर्टिकुलर एक फील्ड को देखना होगा। हर पर्टिकुलर फील्ड जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, हर फील्ड में आज के टाइम में हर फील्ड में एक अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो जब भी हम स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, तो हमें देखना होगा कि हम उस फील्ड में क्या कर पा रहे हैं और उस फील्ड में मेरे पास क्या टैलेंट है, क्या रिसोर्सेज हैं। तो हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट। दो चीजें होती हैं। एक होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मीन्स कोई भी एक सॉल्यूशन लेके आते हैं, बट वो सॉल्यूशन थोड़ा नए तरीके से होता है जिसको लोग पसंद करते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं कि लोग पहले लोग अपने पड़ोस से सामान खरीदना पसंद करते थे। लोग पहले अपने पड़ोस के पास जाके मोबाइल में रिचार्ज करवाना पसंद करते थे, बट अब जब उनको एक कोई फैसिलिटी मिली, जब उनको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसमें उनको कहीं जाना ही नहीं है, वो लोग घर पे बैठ के विदाउट बाहर जाए, वो लोग जब अपने घर से ही सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि लोग पहले कार में जाना पसंद करते थे लोग, बट हर किसी के पास कार नहीं हो पाती थी, कार नहीं है, तो ओला उसका सॉल्यूशन लेके आया। ओला ने कहा कि हम आपको कार प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको एक स्टेटस भी आपका बना रहेगा और आपको ज्यादा रिसोर्सेज भी आपको नहीं चाहिए। तो इस तरीके के सॉल्यूशन हम लोग ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाने से बेनिफिट क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का बेनिफिट, अगर आप रिसर्च करें, अगर आप थोड़ा रिसर्च करें कि आफ्टर स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट दैट इज लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016, जब 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया, तो उसके बाद जो चेंज आया, अगर आप जीडीपी की रिपोर्ट उठा के देखें 2016 के पहले और 2016 के बाद, तो आपको डिफरेंस अपने आप पता लगेगा कि क्या चेंजेस हमारे आए हैं। अगर हम बात करें पर कैपिटल इनकम, मैंने कुछ डाटा आप लोगों के लिए निकाल के रखा था कि जब हम बात देखें कि 2013 में जो पर कैपिटल इनकम थी इंडिया के सिटीजन की, वो थी कि 1504 यूएस डॉलर, एंड और आप इन 2016 इट वाज इन 1670 मीन 1670 रुपए हुई, एंड इन 2017 इट वाज 1751 मीन 1751 रुपीज इसका जो 1751 यूएस डॉलर इसका पर कैपिटल इनकम रहा। अगर हम बात करें 2018 की, तो इट वाज 1977 यूएस डॉलर। तो जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों का एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज हम जब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मैंने कुछ फैक्ट निकाले हैं कि जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या जो चैलेंजेस हैं जो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो लोग बाय एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग उसको एक चेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे इंडिया में जो चैलेंज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसमें हम लोगों के पास एक पॉजिटिव वे में देखें तो भी बहुत बड़ा एक हमारे पास स्कोप है, और अगर हम नेगेटिव वे में देखें तो भी अगर हम नेगेटिव वे में देखें तो हमारे पास हम कहेंगे कि अरे हमारे यहाँ बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। बट अगर हम उसको पॉजिटिव में देखें तो कहीं ना कहीं हम उनको एक ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे वो एक इनकम जनरेट करें। जैसा कि अगर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। जैसे हम बात करें जोमेटो ने लोगों से कहा कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आप लोग का एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है और आप लोग काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी कुछ ऐसा स्टार्टअप या कुछ आइडिया ला सकते हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास सबसे बड़ी जो ताकत है, जो हम इंडियंस की सबसे बड़ा एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, दैट इज आवर ब्रेन। कि हम लोग के पास ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, हम लोग बहुत शार्प माइंड से सोचते हैं, हम लोग बहुत यूनिक सोचते हैं।
क्योंकि इसका मैं खुद कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इसको आपको अगर देखना है तो आप देखिए कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने बड़ी कंपनीज हैं, सभी में जो टॉप लेवल पर जो भी हैं वो सारे इंडियंस हैं, और वो सारे इंडियंस ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। हम चाहे बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, हम बात करें गूगल की, हम बात करें किसी भी पेप्सिको की, हम बात करें किसी भी बैंक या किसी भी बड़ी कंपनी की, तो वहां पे हम इंडियंस उस पर आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ब्रेन, बहुत स्ट्रांग इंडियन ब्रेन है। साथ में हम लोग के साथ एक बहुत अच्छा है कि हम लोग की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास बहुत सारे डाइवर्सिफाई ऑप्शंस हैं कि हम लोग जहां जहां पे काम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इस स्टेज पे मीन्स आफ्टर 2016 जब से स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लॉन्च हुआ, उसके बाद हम लोग बहुत हमारे पास ऑप्शंस हो गए हैं। हम लोग के पास फंडिंग्स भी आते हैं, हम लोग के पास लोग फंडिंग डाल रहे हैं। जो इंडिया में लोग कभी सोचते नहीं थे कि फंडिंग हमें मिलेगा, वो लोग आज इंडिया में फंडिंग डाल रहे हैं। आज हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं। साथ में हमारे पास एक ऑप्शन बहुत बड़ा है कि हमारा जो रूरल एरिया है वो बहुत वाइड है, तो उसका भी हम लोग कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो स्टार्टअप जनरली आ रहे हैं वो अर्बन एरिया पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक बहुत बड़ा मार्केट है वो है रूरल, कि हम लोग रूरल में रह के कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, या हम लोग जो बिजनेस है, अपना जो आइडिया है उसको काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम में क्या है, हम लोग क्या सपोर्ट हम किससे ले सकते हैं। तो हमारे लिए गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, हमारे लिए कई प्राइवेट इकोसिस्टम जो क्रिएट हो रहे हैं डेली, जो हर रोज नए नए कुछ ला रहे हैं, वो उनसे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ नया निकालती जा रही है, जैसे गवर्नमेंट अटल इंक्यूबेशन सेंटर निकाले, गवर्नमेंट ने अटल टिंकरिंग लैब निकाले, जिससे कि एटलीस्ट जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या जो कॉलेज या स्कूल लेवल पे हैं वो लोग कुछ सोचें, और जब वो कुछ सोच रहे हैं तो उसका कुछ क्रिएट करें। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब हमारे पास इतना ऑप्शंस है, हमारे पास जब इतना सपोर्ट है, हम लोग अब लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है। पहले लोगों की मेंटेलिटी थी कि हम लोग सिर्फ हमारी ग्रेजुएशन हो जाए, हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद एक जॉब लग जाए, एक अच्छा पैकेज मिल गया और हम लोग उसको जॉब को काम करना चालू करें। बट आजकल लोग चेंज हो रहे हैं। आजकल बड़े से बड़े जो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, आईआईटी आईएम से लोग काम कर रहे हैं, जो आईआईटी आईएम से प्लेस्ड होने के बाद जब वो लोग अपने खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको एक बाद में उनको एक फ्यूचर दिख रहा है कि नहीं, हम उस जॉब में जाने से या उस जो दूसरों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जितना काम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अगर हम उससे इनिशियल लेवल पे उतना काम अपने लिए भी करें तो हम शायद बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह कि आप लोग भी अगर कुछ सोच रहे हैं, बट अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, आज हम लोग सोचा, आज हमारे पास कोई आइडिया, तो ठीक है चलो इसको पेपर बात करेंगे, इसको हम आप पेपर बात के बाद, चलो अभी तो पेपर गया है, पेपर के बाद उसके बाद करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग उसको टालते रहते हैं। जब जब हम टालते रहते हैं तो एक वो हमारी हैबिट क्रिएट हो जाती है कि नहीं ठीक है कर लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास, अभी हमारी एज क्या है। तो ये सारी चीजें हमें छोड़ना होगी, और जब हम खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे या जो भी करते हैं, वो उसके लिए सबसे सही जो टाइम है वो है कॉलेज का, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग कॉलेज भी देख रहे हैं और हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम लोग कॉलेज के बाद उसको रन कर सकें, अपना कुछ काम कर सकें। और सेकेंडली उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ पे हमारी रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि रिस्क इसलिए कम रहती है क्योंकि हम लोग कॉलेज चल ही रहा है, और साथ में जब हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर इन केस वो नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो बाद में हेलो सूरज कुमार सोनी जी, आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे कि कॉलेज में हमारे पास टाइम क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि कॉलेज में जो कोर्स होता है वो बहुत कम होता है, तो उसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम उसमें बच जाता है जिसमें हम लोग काम अलग अलग कर सकते हैं। तो जब हम उस टाइम पे हम कुछ स्टार्ट करें, या कॉलेज में हैं तो या स्कूल्स में हैं, बट क्योंकि आफ्टर कॉलेज जब आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कॉलेज के बाहर या कॉलेज या स्कूल के बाहर जब हम कहीं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हम काम करते हैं
उसको कंप्लीट करने के बाद तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा हमारे पास रिस्क बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर तरफ से मीन्स सोसाइटी से और फैमिली से सभी तरीके से प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे, इनकम नहीं हो रहा। तो उसको जब हम शुरू में ही एक कुछ स्टार्ट करें और कॉलेज के साथ साथ अगर हमारा कुछ एक स्टार्ट होगा तो हम उसको एक लास्ट ईयर या जब भी हमारा फाइनल हो रहा है उस तक हम लोग उसको एक स्टेज पर ला पाएंगे और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो किस टाइम पे जाना है। दूसरा कि किस आइडिया पे, किस लोकेशन पे जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल चीजों में है और मैं स्टार्ट लॉन्च कर रहा हूँ कुछ वो रिलेटेड है फूड का, तो वो उसमें मैं उतने ढंग से काम नहीं करूंगा जितना मैं अपने मैकेनिकल अपने फील्ड का अगर कुछ करता हूं तो उसका कर सकता हूं। तो इसलिए वो सारी चीजें भी मैटर कर जाती हैं। तीसरा जो रहता है वो रहता है कि हम किस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि हम लोग क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं। और जब प्रोडक्ट की बात होती है, प्रोडक्ट को चूज करने से पहले हमें देखना होता है कि हम प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए ला रहे हैं। सेगमेंट हम लोग डिवाइड करते हैं कि अगर एक हमारा बहुत प्रीमियम सेगमेंट है कि हम लोग मिडिल लेवल पर काम करेंगे, कि हम बहुत लो लेवल के की इनकम जिनकी है उनके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। तो हमें जब भी हम प्रोडक्ट अपना डिजाइन करते हैं तो उसको सेगमेंट के हिसाब से हमें डिवाइड करना होता है। देन सेगमेंट के बाद हम करते हैं तो हमारा मैटर करता है लोकेशन, कि हम लोग किस लोकेशन पर काम करना चाह रहे हैं। और लोकेशन मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ वो ऐसा प्रेफर करता हूँ कि हमारा वहाँ पे कोई नेटवर्किंग अच्छा हो, मीन्स सॉरी मेरा नेटवर्किंग वहाँ पे हो और लोग मुझे वहाँ पे जानते हो। तो मुझे जब प्रमोशन की बात आएगी तो मुझे प्रमोट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि लोग हमें जानते हैं, लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू अगर हम लोकेशन कोई नया चूज करते हैं तो उस पर हमें थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट हमें किस तरीके से सपोर्ट करे। गवर्नमेंट का बेसिकली जो मोटिव है वो ये है कि इकोसिस्टम एक क्रिएट हो, और उसमें काफी हद तक वो लोग सफल भी हुए हैं और लोगों ने भी उनका साथ दिया। और हम बात करते हैं 2016 के बाद 2018 तक, तो वहां पे लगभग मीन्स थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी हमें जब सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट हमें हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, तो हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे कि हम लोग उसको यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ आगे करें। अब हमारे पास एक चैलेंज और है, वो है कि हम लोग अपने सोसाइटी या पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज कैसे करें। उसके लिए सबसे बड़ा हमारे पास सॉल्यूशन है सॉरी सबसे बड़ा हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम लोग उनसे बात करें कि नहीं, कि आप अगर मैं आज जॉब करता हूं, अगर मेरा आज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब करता हूं तो मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस स्टेज पे होऊंगा। और अगर मैं कहीं खुद का कुछ स्टार्ट करता हूं तो मैं इस स्टेज पे होऊंगा। तो ये चीज हमें उनको अपना एक ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा कि वो लोग हम पे ट्रस्ट करें और हमें उसमें काम करने के लिए परमिशन या जो भी होता है कि हर तरीके से सपोर्ट करें हमें। कि फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट बाद में हमें चाहिए होता है, बट हमें जो सपोर्ट मेरे लिए चाहिए होता है वो चाहिए होता है कि हम लोग मेंटली वो लोग हमें सपोर्ट करें। तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं हम लोग उसमें खुद ही कर लेते हैं कई बार। तो इसलिए हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज प्राइमरी जो चैलेंज है वो हमारे लिए है कि हमें अपने जो पेरेंट्स की या जो सोसाइटी की मेंटेलिटी है उसको थोड़ा चेंज करने का एक प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जब भी हम काम करते हैं तो हमें उसको आगे हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमें जब भी कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें आइडिया और लोकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, कि प्रोडक्ट, आइडिया और लोकेशन। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट चीज है वो है कि हमारे पास जो इंडिया में है वो है कि हमारे पास यूथ बहुत है। तो हम लोग, और यूथ एक ऐसा है जो हमारे इंडिया का कि वो हर चीज सपोर्ट कर मीन्स हर प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करना जरूर चाहता है, कि मीन्स कुछ अगर नया आ रहा है तो उसको हम एक बार ट्राई करें।
तो इसलिए हमारे पास वो बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग एक इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करें। इकोसिस्टम क्रिएट करने का सबसे बड़ा एक जो एग्जांपल आपके सामने है कि डिजिटल हैशटैग जो प्रभात और उनकी टीम ने जो भी स्टार्ट किया, ये एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करें। इसमें ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये लोग काम क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसमें इकोसिस्टम जो क्रिएट कर रहे हैं कि जो लोग ये लोग जो काम कर रहे हैं कि लोग वहां पे जाके एक मेंटरशिप भी ले सकते हैं। ये लोग अलग अलग फील्ड के लोगों को उसमें अलग अलग फील्ड के लोगों को उसमें ऐड करें ताकि वो लोग कहीं ना कहीं आपस में सपोर्ट करें। अभय जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हेलो, ओके, सो अभय जी का एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों के पास मनी नहीं है, जिन लोगों के पास सपोर्ट नहीं है, वो लोग कैसे काम करें। तो अगर मनी इज नॉट अ बिग डील, मीन्स मनी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम उससे पहले हम बात करें कि हमारे पास आइडिया क्या है, हम किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। मनी इज सेकेंडरी, क्योंकि मनी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप मनी के लिए एक इनिशियल लेवल पे आप जब काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना होता है कि हम लोग कैसे रिसोर्सेज को यूज करें, हमारे जो आसपास ही हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे यूटिलाइजेशन करें। मान लीजिए कि आपको एक अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, तो जैसे कि कोई बहुत बड़ा एग्जांपल अगर मैं बड़े लेवल पे दूं तो एक ओला और उबर जो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उन्होंने किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया। उन्होंने यूज किया कि कार सबके पास है बट चलाने के लिए लोग उतना नहीं चलाते, लोग रखे रहते हैं लोगों के घर में, तो उन्होंने कहा क्यों ना इसको और एक दूसरा सेगमेंट जो हमारे इंडिया में या पूरे कंट्री में है कि कई लोगों के पास एक बहुत बड़े सेगमेंट के पास कार नहीं है। तो एक सेगमेंट जिसके पास कार बहुत है, जो लोग बहुत कम चलाते हैं, और एक जो कार जिनके पास है ही नहीं, जिनका सपना है कि हम लोग भी कार में घूमें। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि आप लोग हमारे उससे पोर्टल्स पर रजिस्टर्ड हुई है, तो इधर जिसके पास कार है उसको एक एडिशनल इनकम हो रही है। सेकंड, एक जिसके पास कार नहीं है, जो लोग उनको बहुत ही लो कॉस्ट में वो लोग उसकी जो फील है कार में घूमने का जो पूरा फील है वो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये अब मान लीजिए ओला खुद के कार परचेस करता है या खुद के जो भी टैक्सी है वो परचेस करता है, तो कितना उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बट उसने क्या किया कि उसने एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो एक हम कहते हैं उसका यूज किया, और वो एक अलग से उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया कि लोग हर कोई अब कार में घूम सकता है। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग भी कुछ स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है सपोर्ट की कि हम लोगों को सपोर्ट कैसे मिले। सपोर्ट के लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि जैसे जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत मीन्स फ्री और बहुत लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट दिक्कत हमारे साथ क्या है कि हम लोग वो रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी स्टेप लेते ही नहीं है। हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग सोचते हैं ठीक है मैं खुद, अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो सराउंडिंग में सपोर्टिव सिस्टम है वो बहुत है। इकोसिस्टम के नाम पे आज हमारे पास हर चीज है। अगर हम बात करते 5 से 10 साल पहले तो वहां पे हमको सपोर्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता, बट आजकल हम लोग हर चीज कहीं ना कहीं से हम लोग लिंक करके अगर उसको करें। अगर मान लीजिए मुझे एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो हम लोग किसी जो फ्रेंड ऑलरेडी कोचिंग या कुछ कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएट होके अलग टाइमिंग पे हम लोग उसी के रिसोर्सेज को यूज करके कर सकते हैं। ये बहुत ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आई होप कि अभय जी का क्वेश्चन का जो उनको आंसर चाहिए वो मिला। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन के लिए क्या है कि हम लोग क्यों स्टार्ट करें। तो मोटिवेशन हमारा कुछ भी हो सकता है। हम लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है मनी, हमारे लिए मोटिवेशन हो सकता है कि हम लोग को एक
कुछ सोशल सर्विस या हम लोग को कुछ समाज को देना है। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग कुछ एक सबसे पहले कि एक स्पेसिफिक फील्ड हम लोग आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें, देन हम लोग उसको आगे उस पर काम करें और उसमें आगे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत मुश्किल है बट हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारे यहाँ के स्टार्टअप, जो इंडिया का स्टार्टअप है, वो 90% और 95% फेल होता है। तो उसका सबसे बड़ा जो मेनली एग्जाम्पल या जो मेनली रीजन है वो ये है कि हम लोग स्टार्टिंग में ही अपने आप को बॉस समझने लगते हैं। हम लोग जब इनिशियल लेवल पे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, हमें मीडिया कवरेज पे बहुत ज्यादा, हमें मीडिया अटेंशन पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। बट अगर हम लोग उस पर काम, उस चीज को प्राइमरी ना होते हुए छोड़ें, अगर हम उस चीज को एक अलग लेवल पे जाके करें कि एक जब हमारा एक इनिशियल स्टेज के बाद जो सेकंड स्टेज है उस चीज पे, उस टाइम पे हम लोग उस चीज को देखें तो हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंडरी, जब हम इनिशियल लेवल पे होते हैं तो हम लोग रिसोर्सेज को यूज करना नहीं आता। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को एक अगर ऑफिस बिल्डअप, जब हम इनिशियल लेवल पे होते हैं तो हम एक ऑफिस स्टेब्लिश करते हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऑफिस भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है। बट ऐसा अगर आप शुरू के लेवल पे, जब आप इनिशियल लेवल पे वो चीज अगर आप थोड़ा उसको छोड़ देंगे तो आपको बहुत एक मॉनेटरी, जो आपके पास एक बैकअप रहेगा वो बड़ा रहेगा। अभी एक अभय जी ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि एनी गाइडलाइंस फॉर द पुअर पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ कंपनी। ठीक है, अब जब हम बात इसका मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब हम जिन लोगों के पास बहुत कम पैसा है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, उसका सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है कि वो लोग एक कम्युनिटी बेस पर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अमूल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उन्होंने किस तरीके से छोटे छोटे लोगों, जिनके पास कुछ नहीं था, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते थे, जो लोग करना बहुत चाहते थे, जिनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं एक उनका नेटवर्क पूरा क्रिएट किया, उनका एक इकोसिस्टम क्रिएट किया और उनको एक एम्प्लॉयमेंट या जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कराया, कि वो लोग उनका एक पूरा सिस्टम बनाया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो भी पुअर इन द सेंस कि जिनके पास मॉनेटरी टर्म्स में कम है इन्वेस्ट करने को, वो लोग बहुत छोटे आइडियाज से स्टार्ट कर सकते हैं। और वो जो उनका जो भी जो भी वो जिस तरीके से भी काम करें, उसका उनको जो चाहिए कि वो लोग कनेक्ट करके काम करें, वो लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके काम करें, कि वो लोग किसी के साथ रिसोर्सेज शेयर करके काम करें। और इस तरीके से हम लोग वो लोग भी बहुत अच्छा एक बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं, वो अच्छा एक वेंचर या जो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे हम लोग एक गलती करते हैं कि हम लोग कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं, हम लोग बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी इनिशियल लेवल पे करते हैं, हम लोग विदाउट एनी पायलट प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर देते हैं। तो जब हम लोग शुरू में ही एक इतना बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, देन हमें बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हम ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं और हमें जब उस टाइम पे हमें जब पैसे की जरूरत है तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इनिशियल लेवल पे थोड़ा देखें कि ठीक है, हमें इनिशियल लेवल पे ऑफिस की जरूरत नहीं है तो हम उसको सेकेंडरी रखते हैं, हमें इनिशियल लेवल पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है तो हम उसको भी सेकेंडरी रखते हैं। इनिशियल लेवल पे हम लोग उस बेसिक चीजों से स्टार्ट करें और धीरे धीरे जब हमारे पास अर्निंग आए उसको हम इन्वेस्ट करते जाएं। सेकेंडरी हम लोग एक गलती और करते हैं कि हमारे पास एक आइडिया आया तो हम उसको सीधे लॉन्च करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक आइडिया है तो उसको एक एटलीस्ट 100 to 150 और 100 to 200 और 500 अकॉर्डिंग टू दी आइडिया की आइडिया क्या है, उतने लोगों पर उसको पायलट करें, कि ताकि आपको भी पता चले कि आपका कस्टमर क्या चाहता है और आप लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एट वर्कशॉपोपीडिया हम लोगों ने खुद इसको लास्ट 8 मंथ से हम लोग इसको पायलट कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट 2 मंथ में हमने इसको लॉन्च किया। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अभी डिजिटल हैशटैग से क्वेश्चन आया कि कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए।
तो कस्टमर को एक्वायर, अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, तो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमें इनिशियल लेवल पे हम लोग इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, हम लोग इतना इस लेवल से मार्केटिंग में पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे और भी रिसोर्सेस हैं। तो हम लोग इनिशियल लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग रेफरल मार्केट पे जा सकते हैं, कि हम लोग हमारे जो सराउंडिंग में हैं, हम लोग उनको अपना प्रोडक्ट, सबसे पहले कि उनको एक प्रोडक्ट अपना सेल करें, जिनको भी हम प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, उनसे हम फीडबैक, उनके फीडबैक के बेसिस पे उनसे रेफरल लें कि आप लोग आप अगर किसी को रेफरल करना चाहते हैं, आप लोग किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं कि हम लोग वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करें, तो वो भी एक बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है कि आप लोग को उसमें मार्केटिंग भी कॉस्ट कम करना पड़ेगी और कस्टमर भी बहुत जल्दी एक्वायर होगा। अब सेकेंडरी बात आती है कि हम और स्पेसिफिक कस्टमर को एक्वायर कैसे करें। तो अब उसको एक्वायर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को देखना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट लेने वाला कौन है, वो टारगेट ऑडियंस कौन है। सपोज अगर कि मैं एक ऐसे कोचिंग क्लासेस, या मैं एक ऐसा फूड प्रोडक्ट या पार्टी, या मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट हूं जिसमें मुझे यूथ बहुत ज्यादा चाहिए, जो यूथ है, तो हम लोग उससे रिलेटेड कोई उनको स्पेसिफिक ऑफर या स्पेसिफिक उनकी कम्युनिटी में जाके हम लोग उनको कुछ प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे वो हमारे पास आए। अब सबसे बड़ा हम लोग दिक्कत करते हैं कि कस्टमर हमारा टारगेट कौन है, वो हम लोग डिफाइन करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे इसका मैं दो चीजों से एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर हमारा कोई एक होटल है, अगर हमारा कोई एक कैफे है, अगर हमारा कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूथ से रिलेटेड है, तो हम हमारा डायरेक्ट कस्टमर हुआ यूथ। बट अगर हमारा कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए है, तो हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो बच्चे नहीं है, वो जो टारगेट कस्टमर है वो है उनके पेरेंट्स। तो हम लोग को उस टाइम पर वो बच्चों को ना टारगेट करते हुए उनके पेरेंट्स को टारगेट करना चाहिए, कि जो कि उस प्रोडक्ट में पैसा डालेंगे। तो हमें इस तरीके से अगर हम टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा। राव पुराना ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ओके, सो इन्होंने पूछा है कि क्या क्या हैबिट्स और क्वालिटीज होती हैं कि जो कि एक कस्टमर एक स्टार्टअप करने के लिए जरूरी हैं। तो अगर हम बात करते हैं राव जी की इनिशियल लेवल पे, अगर हमारी क्वालिटीज की बात करते हैं, तो क्वालिटीज मैं मानता हूं, मैं पर्सनल मानता हूं कि हमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज नहीं चाहिए होती हैं। बट हमारे सबसे बड़ा जो हमारे संग साथ होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम लोग को नेटवर्किंग करना आना चाहिए, कि हम लोग किस तरीके से नेटवर्क बिल्डअप करें। हम लोग को नेटवर्क बिल्डअप करना आना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से नेटवर्क बिल्डअप करें, और वो हमारा म्यूचुअल सपोर्ट करें, मीन्स हम उनका सपोर्ट करें, वो हमारा सपोर्ट करें। इस तरीके से इनिशियल लेवल पे हम लोग चल सकते हैं। सेकंड, कि हम लोग को अपने ऊपर मीडिया फोकस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए हम लोग को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग बनाए कि कस्टमर आपके पास आके खुद उस चीज को यूज करें। तो जो दो तीन चीजें हैं कि मीडिया फोकस थोड़ा कम करें इनिशियल लेवल पे, हम लोग उसको अपने अपने मैनेजमेंट स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करें, कि टीम बिल्डिंग, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम लोग अच्छा काम करते हैं। हम लोग इनिशियल लेवल पे अच्छा काम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग खुद ही हर चीज करते हैं। बट एटलीस्ट जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब लोग हम धीरे धीरे आगे काम करते हैं, तो हमें टीम बिल्डिंग के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी टीम भी हमारे सपोर्ट करे और टीम हमारे साथ काम करे। तो अगर आपके पास थोड़ी मैनेजमेंट स्किल्स है, आपको थोड़ा टेक्निकल का बेसिक्स भी आता है कि आप लोग प्रमोशन, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, आपको सोशल मीडिया पे प्रमोशन कैसे करना है, आपको स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, तो आप इनिशियल लेवल पे अच्छे से चल सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे उसमें काम करेंगे तो आपके अपने आप आपकी जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और जो प्रैक्टिकल जब आप काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे हर चीज पता चलेगी और आप उसको आगे ले जा सकते हैं। अभी इंजीनियर सूरज जी ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि टीम को इफेक्टिव कैसे लीड किया जाए और टीम का मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है सूरज जी, सबसे बड़ी जब हम बात करते हैं टीम इफेक्टिवनेस की, तो हमें देखना होता है कि हमारे जो टीम में है
जो भी मेंबर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी नीड क्या है। किसी की नीड मोटिवेशन हो सकता है, किसी की नीड पैसा हो सकता है, किसी की नीड कुछ और हो सकता है, किसी की नीड पोजीशन हो सकती है। तो हम लोग को जब पता होगा कि हमारी टीम की नीड क्या है, क्योंकि जब टीम मीन्स कि बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, और जब बहुत सारे लोग किसी एक मोटिव के लिए काम करते हैं तो उन सभी की नीड अलग अलग होती है, बट वो काम एक ही के लिए करते हैं। और हमें ये चीज ये देखना होगा कि हम लोग टीम बिल्डअप करें, नॉट ग्रुप की, क्योंकि ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ग्रुप के सबके ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, बट टीम का ऑब्जेक्टिव एक होता है और लोग बहुत अलग अलग होते हैं। तो टीम को इफेक्टिव काम कैसे करें, इफेक्टिव लीड कैसे करें, उसके लिए हमें देखना होगा कि टीम हमारी जो है उसके मोटिव क्या है, मीन्स उनको मोटिवेट कैसे हम करके रखें। अब सपोज कि कोई एक ऐसा है जो जिसको बहुत ज्यादा सीखने पे फोकस है, जो बहुत ज्यादा सीखने पे ट्राई करता है, तो हमें उसको कहीं ना कहीं उसको लीड रोल में उसको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो आगे लीड कैसे करे, वो आगे टीम को आगे कैसे चले, कि वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मुझे काम करने के लिए नहीं है, मुझे काम करने को नहीं मिल रहा जो कि मुझे करना है। तो जब हम बात करते हैं कि टीम और बिल्डअप की, तो वहां पे किसी का मोटिव हो सकता है कि उसको पैसा चाहिए, तो हम उसको कुछ ऐसा बेनिफिट हम उसको दें जिससे उसको पैसा भी मिलता रहे और वो मोटिवेट भी रहे, क्योंकि उसका मोटिवेशन पैसा है तो उसको पैसा मिलना जरूरी है। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी टीम टूट जाएगी, क्योंकि अगर वो हटेगा तो कहीं ना कहीं टीम में डिस्टरबेंस होगा। तो ये इस तरीके से आप लोग को ये देखना होगा सूरज जी कि टीम का मोटिवेशन क्या है, जो भी टीम में काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन क्या है, और वो किस तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो आई विल बी लाइव फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मिनट, तो वो उस पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारे एनी टिप्स फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन। ओके, मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन की हम जब बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो सेल्स के लिए अगर हम जाएं तो सेल्स के लिए जैसा ऑलरेडी इसके पहले भी जो एपिसोड था उसको मैंने थोड़ा देखा, तो वो भी सेल्स के ऊपर था। तो उसमें आकाश अरोरा जी जो कि बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि सेल्स कैसे की जा सकती है। तो सेल्स के लिए जो सबसे बड़ा है वो है कि आपका नेटवर्क आप लोग किस तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं, और दूसरा कि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है कि नहीं। और कस्टमर जब सेटिस्फाइड होगा तो उसका मेन रीजन होता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट पसंद कर रहा है कि नहीं। तो कस्टमर को हमें सबसे पहले अपना प्रोडक्ट एक इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जिसमें कस्टमर उसको पसंद करे। सेकंड, अब हम उसको मार्केट कैसे करें, उसको सेल कैसे करें। उसको सेल करने के लिए हमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक ऑप्शन है वो है कि हम लोग उसको नेटवर्किंग में उससे सेल्स उसको करें। सेकंड, थर्ड, हम लोग उसको जब भी हम लोग सेल्स करना जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि सेल्स हम लोग सामने वाले को अपना प्रोडक्ट जब भी पिच करते हैं तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट पहले पता होनी चाहिए कि वो किस सेगमेंट का आदमी है। मीन्स अगर जैसे हमारे पास हर तरीके के सेगमेंट होते हैं, हमारे पास सेगमेंट होते हैं कि कोई प्राइमरी लेवल का कस्टमर है तो हमें उसके इंटरेस्ट और उसके नीड के अकॉर्डिंग हमें उसको पिच करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें कस्टमर के नीड पता नहीं है, जब तक हमें कस्टमर का इंटरेस्ट पता नहीं है, तब तक हम उसको अपना प्रोडक्ट पिच नहीं कर सकते। और अगर हम उसको प्रोडक्ट उसके इंटरेस्ट के बिना अगर हम उसको पिच कर रहे हैं तो शायद वो आपका प्रोडक्ट परचेस ना करे। तो सेल्स जब भी हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कौन है और हम उसको क्या पिच कर रहे हैं, क्या वो जो चीज हम उसको पिच कर रहे हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल की अगर कोई एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर कोई एक ऐसा है, अगर हम कोई है जिसको मंडे को व्रत किसी दिन व्रत रखे है और हम उसको फूड जो कि हम लोग खाते हैं फूड, हम उसको सेल पर उसको करें कि पिच करें कि हम लोग ये आपके लिए ये फूड अच्छा है, आप ये भी कर सकते हैं भी, तो वो आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी नीड है ही नहीं। तो इस तरीके से आप लोग एग्जांपल और ये चीजें आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका सेगमेंट क्या है, और आप उसको
क्या पिच कर रहे हैं, उसकी नीड है कि नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको पिच करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा और आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। ज्योत्सना जी ने पूछा है कि स्टार्टअप में इंडिविजुअल को सारे सेगमेंट पर ध्यान ना देकर अपने डिपार्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। जी ज्योत्सना जी, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें। जब हम स्टार्टअप खुद का स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें शुरू में हर चीज को खुद ही देखना पड़ता है कि हम लोग खुद सोशल मीडिया भी मैनेज कर रहे हैं, हम लोग खुद प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेटजी भी खुद ही बना रहे हैं और हम लोग उसको बेचने भी खुद ही जा रहे हैं। तो इनिशियल लेवल पर जब हम होते हैं तो हम किसी एक डिपार्टमेंट पे फोकस शायद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एक डिपार्टमेंट पे फोकस करेंगे तो शायद हमारा जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है वो एक उसको वो बहुत उस पे हम उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बहुत ज्यादा लैग कर जाएगा। तो हमें जब इनिशियल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने टास्क डिवाइड करें कि हमें इस टाइम पे हमें इस पूरे दिन के 3 घंटे में हमें इस टास्क पे काम करना है, हमें नेक्स्ट 3 आवर्स में हमें इस चीज पे काम करना है, अगले 3 घंटे में हमें इस चीज पे काम करना है। तो इस तरीके से जब आप टास्क को डिवाइड करते हुए चलेंगे तो आपका डिपार्टमेंट वाला पार्ट भी एक पूरा फुलफिल भी हो गया कि उसमें आप फोकस से भी काम कर पाएंगे और उसको एक अच्छे तरीके से वेल मैनेज करके आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि आप शुरू में अगर किसी एक चीज पे फोकस करेंगे तो दूसरा चीज अपने आप खराब होगा। राव जी ने पूछा है कि सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होता है। सोशल एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो कि कोई एक ऐसा आइडिया स्टार्ट करता है जो कि विदाउट द मोटिव ऑफ की अर्निंग प्रॉफिट, मींस उसको प्रॉफिट अर्न करने के पे ज्यादा फोकस ना करते हुए वो सोशल सर्विस पर ज्यादा फोकस करता है और बहुत ही कम प्रॉफिट में अपना बिजनेस रन करता है। वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं बट वो प्रॉफिट जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है कि उनकी कॉस्ट उनका निकल रहा है, उनके जो एम्प्लॉयज या जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका सैलरीज निकल रहा है। तो ऐसे लोग जब ये लोग जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो लोग उसमें उनका मेनली मोटिव होता है कि सोशल समाज को हम लोग कुछ ऐसा दें कि जो समाज को भी बेनिफिशियल है और कहीं ना कहीं उससे थोड़ा हमें भी बेनिफिट मिले। तो अभी भी किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट 1 मिनट आई विल बी लाइव, सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वह भी पूछ सकता है। और अगर आपको सेशन में कुछ अच्छा लगा हो तो आप लोग कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा तो आप उस कमेंट में हमें बता दीजिए कि सेशन में क्या अच्छा लगा है और क्या गलत, जो चीज आपको पसंद नहीं आई वो भी आप उसमें बता दीजिए। तो मेरा भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ कुछ मैंने बेनिफिशियल दे पाया। और सबसे पहले मैं डिजिटल हैशटैग का थैंक यू कहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उस ऐसी जो चीज़ है जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको लोगों तक पहुंचाने में मुझे उससे लोगों तक पहुंचा और उनको बेनिफिट मिला। तो थैंक यू डिजिटल हैशटैग। और भी किसी की अगर क्वेश्चन है तो पर्सनली मुझसे फेसबुक या लिंक्डइन पर कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहाँ पे उनकी क्वेरीज को हैंडल कर उनको क्वेरीज के आंसर्स दूंगा। तो थैंक यू सो मच डिजिटल हैशटैग एंड थैंक यू सो मच स्पेशली थैंक्स टू प्रभात। थैंक यू।